जाता है। एक मत यह है कि महाना सांगा बाबर को तैमूर की तरह समझ रहा था, उसको लग रहा था ये भी लूटपाट करके वापस लौट जाएगा और तब हम उत्तर भारत में कमजोर लोधी पर हम अपना दबदबा बना लेंगे। लेकिन बात कुछ उल्टी हो गई, क्योंकि दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद बाबर ने यह घोषणा की कि काबुल की गरीबी फिर नहीं, अब लौटकर काबुल नहीं जाना है। हालांकि जहां तक जो ईएम एटन मानते हैं कि कल्चरली बाबर अपने आप को समरकंद से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, मध्य एशिया से उसको ज़्यादा, वो काबुल से और समरकंद से उसको ज़्यादा प्यार था, क्योंकि वो उसकी आबो हवा भी उसको ज़्यादा रास आती थी। वो अपने आप को तैमूरी परंपरा को मानता था और अपने तैमूरी परंपरा में वो ज़्यादा गर्व महसूस करता था। वो आया भी था, वो एक तरह से समझो तो एक मतलब तैमूरी चंगेज के पास्टोरल संस्कृति, क्योंकि तैमूर ने तो बाद में चलकर तुरान के साथ ईरान पर भी कब्जा किया था, तो ईरानी वाला भाग जो है पश्चिम एशिया का, तो वो क्षेत्र में आप जानते हो कि फारसी संस्कृति भी थी। तो तैमूरी और जो मंगोल संस्कृति मध्य एशिया की थी वो अब पर्शियन संस्कृति के साथ मिक्सअप हो रही थी। लेकिन जो तैमूरी और मंगोल संस्कृति थी बेसिकली पास्टोरल संस्कृति थी। पास्टोरल का मतलब होता है पशु चारण इंपॉर्टेंट था, घोड़े, अन्य प्रकार के मवेशियों का पालना। वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट नहीं था और इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था। जब आया था तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था। तो एक तरह से समझिए एक पास्टोरल कल्चर और एग्रेरियन इकोनॉमी और पास्टोरल इकोनॉमी दोनों का मर्जर हो रहा था इंडिया में बाबर के आगमन के साथ। बाबर कल्चरली अपने आप को मध्य एशिया और काबुल से ज़्यादा फिट महसूस करता था, लेकिन फिर भी बाबर ने तरजीह दी हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान की समृद्धि उसको हिंदुस्तान में रहने के लिए आकर्षित कर रही थी। दिल उसका वहाँ था, लेकिन शरीर से उसने यही रहने का निर्णय लिया और उसने अपने अमीरों को भी समझाया कि आप इंडिया में ही सेटल हो जाओ। बल्कि यहाँ से कुछ अमीरों को लिख कर भी उसने भेजा, वहाँ से विशेष रूप से उनको इन्वाइट किया कि बेटर टू कम टू इंडिया, आप इंडिया में आ जाइए, वो आपके लिए बेहतर है हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ अमीर ऐसे थे जो बड़ा नॉस्टैल्जिक फील करते थे, वो हिंदुस्तान में रहने के मनसा से नहीं आए थे, तो वैसे अमीरों को उसने तनख्वाह देकर उन्हें छुट्टी दे दी कि आप चले जाइए फिर, क्योंकि हम वापस नहीं जाएंगे। अब महाना सांगा से उसका एक युद्ध अनिवार्य हो गया। अब बाबर अपने तुजुके बाबरी में लिखता है, जो बड़ा डिवियस स्टेटमेंट है। वो लिखता है कि जिस समय मैं हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने वाला था तो दौलत खान लोदी के साथ साथ महाना सांगा का दूत भी हमसे मिला था और हिंदुस्तान आने के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन जब हिंदुस्तान में हम लोदियों के विरुद्ध जीवन मरण के युद्ध में लगे हुए थे तो फिर महाना सांगा ने अपना पैर तक हमारी सहायता करने के लिए नहीं हिलाया। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो इस स्टेटमेंट से बाबर यह चार्ज करता है महाना सांगा को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि he earlier promised me the help but he could not extend help when I needed it. So it is on this basis he tried to legitimize his position in the battle of Khanwa. अब ये डिस्प्यूटेड इसलिए है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि महाना सांगा का दूत मिला उनसे, कुछ मानते हैं कि बाबर ने अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए इस तरह का दावा किया है, वास्तविकता इससे अलग है। खैर, अब महाना सांगा को भी अन्य राजपूत राज्यों का भी समर्थन मिला और तब महाना सांगा खनवा के युद्ध में जब बाबर से मुकाबला किया तो युद्ध वास्तव में पानीपत के प्रथम युद्ध से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग बाबर के लिए सिद्ध हुआ। एक समय तो ऐसा लगा कि बाबर उस युद्ध को लॉस्ट कर जाएगा, लेकिन बाबर ने बड़े बहादुरी से उसमें सामना किया। उसकी युद्ध की प्रणाली भी ज़्यादा तकनीकी भी बेहतर थी, तोपखाने भी था। फिर भी बाबर को यह कहना पड़ा, वो अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए उस युद्ध में उसको जिहाद तक का नारा देना पड़ा। अपने आर्मी को मोटिवेट करते उसने घोषणा की कि जो आएगा वो तो जाना ही है उसे, लेकिन अगर तुम लड़ते हुए मर भी जाते हो तो तुमको जन्नत नसीब होगी, और अगर युद्ध मैदान से भाग जाओगे तो जहन्नुम मिलेगा। और उसने खुद वादा किया, उसी समय शपथ ली कि अगर मैं इस युद्ध में जीत गया तो मैं मदिरापान नहीं करूंगा जीवन में। और यह एक प्रण को उसने जीवन पर्यंत निभाया। कहा जाता है कि उसने पहले वो शराब का बहुत शौकीन था और उसने एक बार तो यह निर्णय लिया था कि मैं एक ऐसा बाबुरी बनाऊंगा। बाबुरी राजस्थान वगैरह में कहीं देखा होगा, जो छोटे से तालाब की तरह होता है, उसमें स्टेयर्स, कुएं की तरह इसमें स्टेयर्स बना हुआ होता है और जिसमें लोग पानी वानी पीने के लिए, विशेषकर राजस्थान वगैरह में बाबुरी का, या हरियाणा वगैरह के कुछ पार्ट में आप देखोगे, आपने शायद देखा होगा या नहीं, या मूवी में देखा होगा या देखा है क्या। तो उसने निर्णय लिया था कि एक ऐसा बाबुरी बनाऊंगा जो केवल मदिरा से भरा हुआ हो। लेकिन खनवा के युद्ध में जब उसने मदिरा छोड़ दी तो उसने एक बाबुरी बनवाया, लेकिन उसको नींबू के रस से बनवाया। खनवा के युद्ध में उसकी जीत हो गई। खनवा के युद्ध में जीत के बाद तो दिल्ली आगरा पर उसका नियंत्रण
पूरी तरह स्थापित हो गया। उसके बाद बाबर का निशाना बना मेदिनी राय, जो चंदेरी का था। वो वही मेदिनी राय है, याद करो, जो मालवा में महाराणा सांगा, जिसको महाराणा सांगा का सहयोग उसे मिलता था, और महाराणा सांगा का ही कि हिंद का प्रतिनिधित्व मालवा में करता था। तो मेदिनी राय के अगेंस्ट में बाबर ने अभियान किया और 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित करके मार डाला और चंदेरी पर कब्जा कर लिया। 1528 में ही बाबर ने अलवर को जीता। क्या बहुत लेट कर दिए। 1528 में बाबर ने अलवर को जीता और अलवर पर कब्जा कर लिया। अब महमूद लोदी का दृश्य ये था कि महमूद लोदी पहले पानीपत का पहला बैटल हारा, उसके बाद वो वहाँ से अपने सैनिकों के साथ पलायन कर गया और तब जाकर वो महाराणा सांगा से ही मिला था। तो खनबा के युद्ध में भी महमूद लोदी उतरा था, लेकिन महाराणा सांगा भी दुर्भाग्य से हार गए और महाराणा सांगा घायल हो गए। और उसके बाद महाराणा सांगा फिर एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। महाराणा सांगा घुटने नहीं टेकता, लेकिन उसके खुद सरदारों ने ही महाराणा सांगा को डर से जहर दे दिया कि ऐसा भयानक युद्ध में हमें उलझा देगा बाबर के अगेंस्ट में, जिसमें हम सब नष्ट हो जाएंगे। तो महाराणा सांगा का जब डेथ हो गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मतलब कोई उधर से लड़ने वाला ही मेवाड़ का कोई तत्काल ऐसा खड़ा नहीं हुआ। बाद में राणा उदय सिंह भी हुए तो अकबर के सामने ही सामना करना पड़ा। फिर राजपूतों ने उतनी बड़ी चुनौती मुगलों को कभी नहीं दी। अब महमूद लोदी यहां से पलायन कर गया बंगाल की तरफ, क्योंकि बंगाल का शासक उसमें हुआ करता था नुसरत शाह। तो नुसरत शाह इब्राहिम लोदी का दामाद था और अफगान शासक था। तो अब जितने उत्तर भारत के भगोरी अफगान थे उन सबका शरण स्थल बन गया बंगाल, और बंगाल में अफगानों का ऐसा जमावड़ा होने लगा जो बाबर को लगा कि भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो बाबर ने अंत में निर्णय लिया कि हमें बंगाल के अफगानों के साथ युद्ध करना है। तो 1529 में उसने बंगाल के अफगानों के साथ घग्गर की लड़ाई लड़ी। घग्गर की लड़ाई में उसने बंगाल के अफगानों को पराजित कर दिया, लेकिन पूरी तरह अफगानों की शक्ति को नहीं तोड़ सका। तभी उसे सूचना मिली कि काबुल में विद्रोह हो गया है। तो काबुल का विद्रोह दबाने के लिए उसने बंगाल के शासक के साथ आनन फानन में एक समझौता किया और फिर अपनी सेना लेकर तेजी से वह बंगाल की तरफ बढ़ा, तेजी से वो काबुल की तरफ बढ़ा। वही काबुल की तरफ वो जा रहा था तो रास्ते में लाहौर में उसका डेथ हो गया। तो उसके डेड बॉडी को कुछ समय के लिए लाकर यहाँ वापस आगरा में एक बाग में रखा गया, जिसका नाम रखा गया आराम बाग, जो अभी राम बाग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद उसका नाम रख दिया राम बाग, उसका नाम था आराम बाग, जिसका डेड बॉडी रखा गया था। और फिर उसकी इच्छा थी कि उसकी डेड बॉडी को काबुल में दफनाया जाए। मतलब बाबर का दिल दिल्ली में भी नहीं रमा था, उसका दिल काबुल में ही था। ये भी गौर करने वाली बात है कि बाबर का कब्र काबुल में बना, लेकिन हुमायूं का कब्र दिल्ली में बना, और अकबर का कब्र आगरा सिकंदरा में बना। धीरे धीरे मुगलों का देसीकरण होता गया। अभी मुगलों का देसीकरण हुआ नहीं, इसलिए उसकी इच्छा काबुल की है। दो ही शासक है जिसको हिंदुस्तान से बाहर कब्र बनाया, तो बाबर नहीं तो बहादुर शाह जफर। लेकिन बाबर का कब्र इच्छा से बना और बहादुर शाह जफर का कब्र अनिच्छा से बना था। बहादुर शाह दिल्ली का था और बहादुर शाह का दिल दिल्ली में रमा हुआ था। वो तो उसका जब काबुल में जब कब्र बना तो बाबर ने उसको मतलब की इच्छा थी, लेकिन वही जो बहादुर शाह को जब रंगून में रखा गया और उसको लगा कि अब यही मेरा कब्र बनेगा, तो उसने क्या लिखा है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। तो वो जो बाबर का काबुल और इसका रंगून, अब तुम लोग इतिहास के सुनते कभी निबंध में कहीं कोई भी चीज में इसी तरह तुलना की जाती है, थोड़ा सोचा जाता है। जब थिंकिंग क्रिएचर होगे ना तो बहुत सारा रास्ता ऐसा निकलेगा जिसमें तुम कहीं भी लिख सकते हो। खासकर जो निबंध में जो हम देखते हैं कि जो अब जो कंप्लीटली जो एक क्वेश्चन जो दे डाला है प्रोवर्बियल निबंध का, उस प्रोवर्बियल निबंध का तो मैं तुम लोगों को 1 साल जब ट्रेन करता रहूंगा तब प्रोवर्बियल निबंध सब 125 मार्क्स का वो क्वेश्चन है। उसमें अगर 25 से 30 मार्क्स एक बच्चा अगर ज़्यादा ले आए तो यूपीएससी में बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो सकता है उसका। और प्रोवर्बियल निबंध लिख नहीं सकता आज का बच्चा, ध्यान रख लो। प्रोवर्बियल निबंध लिखने के लिए तुमको बहुत दूर से आइडिया लाना पड़ेगा। अब मान लो कोई अगर मीडिया पर पूछता है तो कुछ तो लिख ही दोगे। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, भारत में जो मीडिया का इतना पेपर न्यूज़पेपर पढ़े सब जाके जीएस उड़ेल दोगे। हालांकि उसमें भी क्वालिटी ऑफ आंसर में अंतर रहेगा, लेकिन कंटेंट तो मिलेगा। लेकिन जब पूछेगा विवेक सत्य की कसौटी है तो बच्चा ना विवेक को ठीक से समझ रहा है ना सत्य को, प्योरिटी का प्रमाण मकान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। तो प्रोवर्बियल निबंध कैसे लिखेगा? और वो लिखेगा तो उसमें दम आएगा कि नहीं, कम से कम 1000 शब्द तो होना चाहिए। 1000 शब्द बात बनाना कोई हंसी खेल नहीं। 1000 शब्द बात बनाने के लिए तुमको सारे विषयों की कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कल्पनाशील बनाओ
और थोड़ा सा अगर दिमाग को चलाओगे, थिंकिंग क्रिएचर बनोगे, तभी यूपीएससी में, नहीं तो इस पेपर से जाके उस पेपर में फंस जाना है, उस पेपर से जाके उस पेपर में फंस जाना है। सिलेक्शन के लिए तो बाकी विषयों में भी तो अंक आना जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि बाबर का फिर डेथ हुआ, तो उसके बाद आया हुमायूं। तो पहले बाबर को हम फिनिश कर लेते, तो हुमायूं की अलग कहानी चलेगी। बाबर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ें आएंगी। एक तो तुझू के बाबरी पर क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा तो मुझे सीन नहीं लगता है तुझू के बाबरी के अलावा क्वेश्चन बनने का, लेकिन फिर भी जानिए बैकग्राउंड यहाँ है, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए। तो लिखिए, कहाँ